राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा में संविधान और सामाजिक न्याय लीडरशिप प्रोग्राम। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों को लीडरशिप क्या दिया है, जरा बताइएगा। आप कांग्रेस को भी राज करने का मौका मिला है, अब भी राज कर रहा है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है दलित समुदाय का व्यक्ति, उसका सेक्रेटरी होता है आईएएस। लेकिन राहुल गांधी राजनैतिक रूप से कायर व्यक्ति सदन भी उस दिन नहीं गए, सदन नहीं गए। जातिगत जनगणना पर चूंकि बहस होनी थी, दिमाग राजनैतिक रूप से प्रदूषित था, सदन के अंदर नहीं गए, पार्लियामेंट नहीं गए। कि बोलने के लिए कहा जाएगा तो हमारे मन के अंदर तो दूसरा सवाल है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बार फिर से राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। जातीय जनगणना को लेकर के कल राहुल गांधी का जो बयान आया है, उसके बाद राजनीति तो गर्म हो गई है। आज आड़े हाथों लिया है नीरज कुमार ने और कहा है कि तेलंगाना में भी तो जातीय जनगणना कराया, लेकिन उसका डाटा तो पहले जारी कीजिए, कोड तो जारी कीजिए। हमने बिहार में जातीय जनगणना कराया और 244 जाति का कोड जारी किया है और सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति जो है दलितों से मुस्लिम का है, लेकिन मुस्लिम का न वर्गीकरण किया आपने और न ही उनका कोड जारी किया। तो फिर कैसी जाति जनगणना आपने तेलंगाना में किया है? सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है, ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाओ राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है, वो रिपोर्ट कहां है, कहां रखे हुए उसको ठंडे बस्ते में, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीति के घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट को दिखाइए, कवर पेज उसका दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहां है वो कवर पेज? तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दी है, उनकी रिपोर्ट कहां? आकाश में, पाताल में, 9 ग्रह में कौन ग्रह पर है राहुल गांधी जी? यह देश की जनता को बताइए। तेलंगाना की चर्चा करते हैं, उसका कोई कवर पेज देखा है? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो पारदर्शिता कैसी? यह महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि वो तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हैं जिसकी रिपोर्ट का संग्रह ही जारी नहीं हुआ, उसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो वो रिपोर्ट का औचित्य क्या है? ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि हम लोगों ने जातियों की सूची जारी की 214, हर जाति का कोड दिया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के रूप में दिया गया। हे महाज्ञानी विदेश में ज्ञान प्राप्त करने वाले राहुल गांधी जी, यह बताइए कि तेलंगाना में कोई ऐसी सूची जारी हुई, कोई कोड जारी किया गया, कोई कोडिंग सिस्टम था? अगर था तो आप तो विदेश से ज्ञान लिए, विदेश में आपका ननिहाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आप दिखाइए कि कोडिंग सिस्टम वहां लागू हुआ था कि नहीं, और कितने जातियों की सूची आपने किस कोड के तहत उसको सन्निहित किया था, यह बताइए।
अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है? उसका कोई औचित्य है क्या? अभी बताया माननीय राजीव ने ये कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उनका सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो सच्चर कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी, आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी? और हम ये जानना चाहते हैं, ईबीसी की संख्या क्या है तेलंगाना में, जरा बताइए। और तेलंगाना में जो मैं बिहार मॉडल से इसकी तुलना कर रहा हूं, जरा देखिए कितना भारी ज्ञानी पुरुष है, ही ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को आकर के। बिहार में हम लोगों ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में भी जातिगत आंकड़े जुटाए। हमने ये पूछा कि रोजगार, शिक्षा के लिए अगर आप बाहर गए हैं तो इसकी जानकारी हमारे पास है, डेटा है हमारे पास, बिहार सरकार के पास डेटा है कि कोई गया राज्य के अंदर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या और कोई कारण से, इसका तमाम डेटा हमारे पास, हमारे ये जो जातिगत सूची का जो हम लोगों ने आंकड़े जारी किए, वो सार्वजनिक हैं। हमने यहां तक पूछा, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा कि किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितना दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, किसके पास बैंक खाता, जमीन, टीवी, मोबाइल, यह है, इसके आंकड़े हमने जमा किए। तेलंगाना की रिपोर्ट में ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ? यह कैसी गणना है जो रोल मॉडल लेके घूम रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है? और तेलंगाना मॉडल जो बिहार का जाति सर्वे का हमारा जो प्रारूप था, उसमें हम इन चीजों की चर्चा किए। तेलंगाना कहता है कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ आपको, बहुत देर से, चूंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके हैं, इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर, ज्ञान के मामले में तो आपका संगति है ऐसा लोगों से, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात। अब देखिए इनका जरा सा फर्जीवाड़ा, मैं सीधा आरोप लगाता हूं फर्जीवाड़ा का, आप लोग भी समझिएगा इसको। तेलंगाना में जरा ध्यान से देखिएगा, इतना सुंदर डेटा बनाया है, ये देश को देखना चाहिए इस पर, और कांग्रेस पार्टी के नजरिए पर सोचना चाहिए। 2014 से 2025 तक, 2014 में भी एक सर्वे हुआ था, समग्र कुटुंब सर्वे, ये वाईआरएस की पार्टी ने करवाया था, और 2025 में जातिगत सर्वे हुआ। तो 2014 में घर की संख्या 103 लाख, और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। जय हो। माने 14 से 25 तक 11 साल में हाउस होल्ड की संख्या बढ़ता है मात्र 11 लाख। आज जरा देख लीजिए, 2011 की जनगणना कहता है घरों की संख्या हुई 81 लाख, और 2014 में 20 लाख बढ़ गया, और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा, माने प्रति वर्ष 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या के कारण हुआ? कोई आंकड़ा उसका दीजिएगा ना। हाउस होल्ड कैसे घट जाएगा भाई? इतना कम कैसे हो जाएगा? कभी बढ़ रहा है प्रति घर जनसंख्या 4.22, 2014 में 3.57,
उसके बाद 2025 में 3.22, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है 0.818। भाई क्या मतलब है इसका? ये पूरे तौर पर ये मैं एक नजीर दिया कि तेलंगाना मॉडल की चर्चा लोग करते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी आपसे कि हम लोगों ने जो जाति सर्वे किया, जिस पर तो आप सवाल उठा रहे थे, अभी बताया तेलंगाना में कितने लोगों ने इस काम को किया? मात्र 94,863 और उसके सुपरवाइजर थे 9,668 और हमारे यहां 2,64,000 काउंट करने वाले लोगों को हमने ट्रेंड किया। 2 फेज में किया, ऐप के द्वारा किया, लेकिन तेलंगाना में कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं। वही ओल्ड मॉडल फैशन तकनीक बना दिया जातिगत जनगणना को। हम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। सारे डेटा को हमने एकत्र किया, किसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, उसके आधार पर हमने रिपोर्ट जारी किया। लेकिन आपने यह कृत्य किया पुरानी तकनीक, ओल्ड मॉडल, मोतीलाल नेहरू वाला मॉडल चला रहे हैं। ये मोतीलाल में नेहरू मॉडल चलाएंगे ये, बताइए। और हमने जो किया तो ओबीसी का भी ये बताए, ओबीसी का गणना कम कैसे हो गया? जरा ये बताइए, हम जानना चाहते थे राहुल गांधी जी आपसे। 2014 में तेलंगाना में जो जातीय सर्वे हुआ था, उसकी तुलना में ओबीसी का जनसंख्या 21 लाख घट गया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो गंगा जी जिसे उल्टी बहने की बात हो जाती है। आखिर यह जनसंख्या घट कैसे गया? ये आंकड़े बिल्कुल भ्रामक है तेलंगाना के अंदर में। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि आपकी जुबान को क्या हो गया था जब पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, जिसकी चर्चा उन्होंने माननीय राजीव जी ने किया। हमको इस बात का गौरव है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर में आज जो जातिगत जनगणना की बात हुई 1994 में उसको उठाया। 2010 में, मैं डेट बता रहा हूं, 3 अगस्त 2010, 3 अगस्त 2010 को पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। राहुल गांधी जी आप सदस्य थे सदन के, माननीय शरद यादव हो, माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता हो, तमाम लोगों ने जातिगत जनगणना पर अपनी राय व्यक्त किया। लेकिन राहुल गांधी राजनैतिक रूप से कायर व्यक्ति सदन भी उस दिन नहीं गए, सदन नहीं गए। जातिगत जनगणना पर चूंकि बहस होनी थी, दिमाग राजनैतिक रूप से प्रदूषित था, सदन के अंदर नहीं गए, पार्लियामेंट नहीं गए कि बोलने के लिए कहा जाएगा तो हमारे मन के अंदर तो दूसरा सवाल है। और अभी दरभंगा की घटना की चर्चा किया, मैं चर्चा उस पर ज्यादा नहीं करना चाहता था। ये कागजात हैं और दस्तावेज गलत नहीं बोलता। कार्यक्रम क्या है जरा ये सुन लीजिए। इनका कार्यक्रम है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा में संविधान और सामाजिक न्याय लीडरशिप प्रोग्राम। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों को लीडरशिप क्या दिया है, जरा बताइएगा। आप कांग्रेस को भी राज करने का मौका मिला है, अब भी राज कर रहा है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है दलित समुदाय का व्यक्ति, उसका सेक्रेटरी होता है आईएएस। किसको लीडरशिप कहते हैं? दलित अध्यक्ष है दलित समुदाय का व्यक्ति और उसका सेक्रेटरी है भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या यह व्यवस्था कायम है? कितने दलितों को आपने पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया?
हम तो एक सामान्य उदाहरण बता रहे हैं आपको कि दलित लीडरशिप किसको कहते हैं, ये आप हमको ज्ञान दीजिएगा, उन दलित समुदाय के बच्चों को ज्ञान दीजिएगा जिनके पुरखों ने अपमान सहा और नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया। आज दलित समुदाय का व्यक्ति अगर प्रमुख हो गया तो उसका सेक्रेटरी है बीडीओ। आई का तो देने आए हैं सम्मान देने के लिए लीडरशिप का। इससे बड़ा नजीर और क्या होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, लीडरशिप ही समझा रहे हैं। लीडरशिप बिहार में समझाने के लिए आए हैं दलित समुदाय के बच्चों को। जो दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग वहां रहते हैं, राष्ट्रीय झंडा के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं। ये दलित का सशक्तिकरण का मॉडल हमारा है। जरा बताइए राहुल गांधी जी, दलित के घर में भोजन करने का तो आप राजनीतिक प्रपंच कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडा दलित के हाथ में हो और वहां का चीफ मिनिस्टर और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, ये दलित का सशक्तिकरण है ना। दलित का लीडरशिप किसको कहते हैं, लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना किसको कहते हैं। आप ज्ञान देने गए थे तो बताइए ना कि कांग्रेस शासित प्रदेश में कहां कहां दे रहे हैं। और जब देश का प्रथम नागरिक का चयन हो रहा था, बिहार के महामहिम थे रामनाथ कोविंद, बिहार के राज्यपाल थे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं था, गठबंधन नहीं था। हमने कहा कि दलित समुदाय का व्यक्ति और बिहार के महामहिम को यह मौका मिला है तो हम उनका सम्मान करेंगे। आप रामनाथ कोविंद जी के साथ खड़े थे। क्या दलित देश का प्रथम नागरिक बने, यह आपको मंजूर था? अगर मंजूर रहता तो नीतीश कुमार जैसा कलेजा रहना चाहिए राजनीति में। कहा कि नहीं, गठबंधन की बात अलग है। अगर दलित व्यक्ति को यह मौका मिल रहा है, बिहार में काम करने वाले महामहिम को यह मौका मिल रहा है, तो हम राजनीतिक गठबंधन से इतर हम देश के प्रथम नागरिक के रूप में दलित बैठे, इसके लिए हम लोगों ने समर्थन किया। यह दलित लीडरशिप होता है। दलित लीडरशिप के प्रति यह सम्मान होता है। और हम नहीं जानते राहुल गांधी जी आप क्या करते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ इतना जरूर अंतिम में कहूंगा कि राजकीय कल्याण छात्रावास जो हमने बिहार में बनाया है और जो दलित छात्र जिसको जो सरकार के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी गई है, जरा कृपा करके बता दीजिए कि दलित छात्राओं को आप कौन कौन सी आपके सरकार में कौन कौन सी सुविधा आपने दिया है, यह जरा बता दीजिए। और माथे पर कलंक का टीका है आपका। माननीय राहुल गांधी जी, यह बताइए, देश के अंदर में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवंटित राशि 14,000 करोड़ को डाइवर्ट कर दिया। दूसरे मुद्दों में, दूसरे विभाग में उसको ट्रांसफर कर दिया। दूसरी योजनाओं में देश में नंबर 1 है ये कितने बड़े दलित विरोधी लोग हैं, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि 14,000 करोड़ देश भर का सबसे टॉप किए हैं ये 14,000 करोड़ रुपया। तो जरा सा अगली बार जब आइएगा तो खाली संविधान का कॉपियां मत ले आइए, तेलंगाना वाला जरा जाति सर्वे का रिपोर्ट वो लेकर चलाइए। लुक्का छिपी का खेल कर रहे हैं। तेलंगाना की रिपोर्ट कहां है? और अगर आपने ये आवेदन दिया, दरभंगा में पैसा जमा किए थे, तो मदन मोहन झा के अध्यक्ष से हटा दिए थे, आप मानो करिएगा आप, तो उनसे आवेदन काहे दिलवाए टाउन हॉल के लिए? टाउन हॉल के लिए उनसे आवेदन क्यों दिलवाया? जब कार्यक्रम ही नहीं करना था वहां, तो वहां मदन मोहन झा जी से ही, इसीलिए कि वो शिक्षा से जीत के आते हैं, टीचर के से जीत के आते हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं,
मिथिलांचल के नेता हैं, मिथिलांचल के रहने वाले हैं, तो उनका राजनीतिक अपमान कर दीजिएगा आप, इसीलिए कि आप बड़े नेता हैं। अगर आपको मीटिंग टाउन हॉल में नहीं करना था तो ये रसीद अब पुर्जा काहे कटवा रहे थे? क्या औचित्य था इसका? इसलिए हम सलाह देंगे कि बेचैन मत होइए, बिहार में तड़पते रह जाइएगा। दलित के हर घर में एक ही आवाज है, 25 से 30 एनडीए और फिर से नीतीश। धन्यवाद। तो आपने सुना नीरज कुमार को जातीय जनगणना को लेकर के जबरदस्त हमलावर हुए राहुल गांधी को खरी खोटी भी सुनाया है, और दरभंगा छात्रावास को लेकर के भी जोरदार हमला बोला है और कहा कि दरभंगा छात्रावास जो है वहाँ शैक्षणिक कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन झूठी टीआरपी के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो एफआईआर तो होगा ही, पुलिस अपना काम करेगी ही। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।